नमस्कार। मैं ऋषभ जैन आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ऑनलाइन व्याख्यान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज बीए फर्स्ट ईयर का सेशन है। उसमें जो थ्योरी का आपका फर्स्ट पेपर है उसका यूनिट फोर्थ के अंतर्गत जो गायन शैलियाँ हैं उनके अंतर्गत जैसे ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, तराना इत्यादि जो हैं शैलियाँ, आज उसके अंतर्गत हम ध्रुपद की गायकी की बात करेंगे। ध्रुपद गायन शैली क्या है, इसका कैसे इसका प्रयोग किया जाता है गायन शैली में, भारतीय शास्त्रीय संगीत में, वो सुनिए। ध्रुपद मूलतः यह शब्द प्रधान गीत शैली है। इसमें शब्दों के स्पष्ट उच्चारण का विशेष महत्व है। शब्द इस शैली का प्राणभूत तत्व है और इसको भावमय करने का माध्यम स्वर है। स्वर, शब्द और ताल, इन तीनों का समुचित अवधान रखना सफल ध्रुपद गायन का आवश्यक अंग है। ध्रुपद में स्वरों तथा बोलों का खुला और स्पष्ट लगाव एक अपना महत्व रखता है। कंठ को दबाना, नज़ाकत से स्वरों को लगाना इत्यादि बातें इस शैली में सर्वथा वर्जित हैं। ध्रुपद शब्द प्रधान होने के कारण इसकी शैली का आलाप प्रधान होना जरूरी है। इसकी बढ़त आलापों या बहलावों के माध्यम से की जाती है। ख्याल की भांति आकार वाली तानबाजी इसमें सर्वथा वर्जित है, परंतु बोलतान, गमकतान, मींड, आंदोलन इत्यादि इसके खास अलंकार हैं। इसकी आलाप प्रणाली के दो रूप हैं। गीत आरंभ करने से पहले आलाप जारी करना और गीत आरंभ कर उसके शब्दों के साथ आलाप करना। प्रथम प्रणाली को नोम तोम कहा जाता है। यह आलाप के साथ आलाप करना। यह आलाप तोम, नोम, रेना, तनना जैसे पुष्पाकारों के से किए जाते हैं। इसमें बीन के आलापों की भांति राग के अनुकूल आलाप विलंबित, मध्य व द्रुत लय में क्रमशः किए जाते हैं। मध्य लय के अंतर्गत विभिन्न स्वरों को खींच तान से परस्पर जोड़ने का काम किया जाता है, जिसे जोड़ या जोड़ आलाप भी कहते हैं। इस प्रारंभिक नोम तोम के बाद उसी राग का ध्रुपद लयकारी के साथ गाया जाता है। दूसरी प्रणाली में सर्वप्रथम ध्रुपद के स्थायी, अंतरा इत्यादि विभागों को भली भांति गाया जाता है और पदों के माध्यम से आलाप प्रस्तुत किए जाते हैं। ये आलाप क्रमशः बढ़त तथा उपज दोनों अंगों से किए जाते हैं। बढ़त में शब्दों की विभिन्न रचनाएं दर्शाई जाती हैं और उपज में दुगुन, चौगुन, आड़, कुआड़ इत्यादि जैसे लय कार्यों के माध्यम से विभिन्न लय की आकृतियाँ रची जाती हैं। बढ़त की इस क्रिया को धन या संपुट इत्यादि नामों से जानते हैं। इन क्रियाओं को सुरीले व लयबद्ध ढंग से करने के लिए विशिष्ट तालीम की आवश्यकता होती है। इसलिए मेरुदंड प्रणाली से पलटे तैयार करवाए जाते हैं, जिससे जोड़ आलाप और लय बाँट का काम आसानी से किया जा सके। ध्रुपद के साथ ताल की संगति मृदंग या पखावज के द्वारा की जाती है। इसमें निम्न तालों का विशेष प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे चौताल, आड़ा चौताल, मठ, झंपा, रुद्र, लक्ष्मी इत्यादि तालें
ये सभी ताल जिस मुक्त रूप से बजाए जाते हैं उसे थपियाबाज कहते हैं। कुछ ध्रुपदों में झंपा, तेवरा, रूपक जैसे तालों का प्रयोग होता है। ऐसे गीतों को सादरा कहते हैं, सादरा। ध्रुपद एक ऐसी गीत शैली है जिसमें श्रृंगार, करुण, वीर, वात्सल्य इत्यादि सभी रसों की अभिव्यक्ति की जाती है। राजा मान सिंह के समकालीन स्वामी हरिदास एवं अन्य भक्त संगीतकारों की रचनाओं में इन रसों का चित्रण स्पष्टतः हुआ है। ये सभी गायक साहित्य एवं संगीत के आचार्य होने के कारण शब्द एवं स्वर के बीच का मधुर संबंध सुरक्षित रखने में समर्थ हुए। साहित्य के अनुकूल राग का प्रयोग तथा राग रागनी के अनुकूल साहित्य का सृजन ऐसे ही वाग्गेयकारों के द्वारा संभव था। भक्त संगीतज्ञों एवं दरबारी संगीतज्ञों के बीच एक महत्वपूर्ण भेद ध्यान में रखने योग्य बात है। प्रथम वर्ग के गायकों का लक्ष्य ईश्वर रंजन था। अपने भावपूर्ण आलापों से परमात्मा को रिझाते थे और उनकी एक भावुकता से रसिक जनता भी प्रभावित होती थी। दूसरे वर्ग के गायकों का लक्ष्य राजाओं का रंजन और इसलिए वे कलाकारी का आश्रय लेने में नहीं चूकते थे। विभिन्न राग रागनियों में कुशलता दिखाना ही उद्देश्य होने के कारण सभी रसों का साहित्य सभी रागों में बांधा जाने लगा। इस प्रकार की गायन शैली है। तानसेन का वास्तविक योगदान ध्रुपद शैली में के कला पक्ष की वृद्धि में है। भक्त कलाकारों की अपेक्षा उनकी शैली निश्चित ही अधिक कलापूर्ण एवं अलंकृत रही। मुगल काल की कला विषयक पच्चीकारी एवं बारीकियों का प्रभाव उन पर अवश्य पड़ा और इसी का प्रयोग उन्होंने अपनी गायन शैली में किया। ध्रुपद में लयकारी का प्रारंभ उन्हीं के समय से हुआ। उनकी निम्नलिखित पंक्ति से स्पष्ट है कि ताल के अतीत, अनागत आदि ग्रहों का प्रयोग गायन में होता था। समय अतीत अनागत भेद गुणियन समझावै। ध्रुपद गायन में गमक तानों का प्रयोग तानसेन के समय में रूढ़ था। इस संबंध में उनके द्वारा रचित ध्रुपद की एक पंक्ति देखिए। रस उपजत अति रसाल गमक तान की। तानसेन के समय में तान तथा लयकारी दोनों तत्कालीन गुणीजनों में लोकप्रिय थी। इसी अलंकार प्रियता का अतिरेक वर्तमान ध्रुपद शैली में पाया जाता है। कलाकारों की अशिक्षा भी इसके लिए कारण बनी। साहित्य से अनभिज्ञ होने के कारण ध्रुपद के शब्दों की ओर से उनका ध्यान हट गया और सारा ध्यान स्वर और लय को अलंकृत करने पर केंद्रित हो गया। आज ध्रुपद गायन का अर्थ जटिल आलापचारी और विकट लयकारी के धुआंधार प्रदर्शन तक सीमित हो गया है। अब हम ध्रुपद की परंपरा की बात करते हैं। जैसा कि ऊपर भी बताया जा चुका है, आधुनिक ध्रुपद गायकी परंपरा का सूत्रपात ग्वालियर के राजा मान सिंह के समय से हुआ। उनके दरबार में बख्शू, मंझू और भानु जैसे ध्रुपदकार थे जिन्होंने इस शैली को परिमार्जित कर शास्त्रीय संगीत में प्रतिष्ठित स्थान दिया। स्वामी हरिदास, बैजू, गोपाल नायक, तानसेन, पंडित राज जगन्नाथ और तानसेन के पुत्र बिलास खां इस शैली के प्रसिद्ध वाग्गेयकार रहे।
तानसेन और ध्रुपद ये दोनों शब्द परस्पर पर्यायवाची बनकर रह गए। तानसेन के बाद उनका घराना दो शाखाओं में विभाजित हो गया। एक शाखा रवाब वादकों की रही, दूसरी शाखा बीनकारों की रही। अनुश्रुति है कि रवाब वादन एवं ध्रुपद गायन उनके पुत्र वंश में चलता रहा और बीन वादन उनकी पुत्री वंश में चलता रहा। ध्रुपद गायन की तानसेन की परंपरा 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक बराबर चलती रही। दिल्ली सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के काल में से इस स्थिति में परिवर्तन आ गया। संगीत की दुनिया में प्रसिद्ध सदारंग इन्हीं के दरबारी संगीतज्ञ थे। वे पुत्री की ओर से तानसेन के वंशज थे और ध्रुपद गायन एवं वीणा वादन दोनों में निपुण थे। इस प्रकार ध्रुपद की परंपरा रही है। आप देखिएगा, यही स्थिति वीणा एवं ध्रुपद के पतन का कारण बनी। मोहम्मद शाह को ख्याल शैली विशेष प्रिय थी, इसलिए सम्राट की इच्छा के अनुकूल उन्होंने सहस्रों ख्यालों की रचना की और अपने शागिर्दों में उन्हीं का प्रचार किया। यही स्थिति वीणा एवं ध्रुपद के पतन का कारण बनी। ख्याल शैली की प्रतिस्पर्धा के कारण ध्रुपदों की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता गिरती चली गई। इसी कारण सदारंग के वंशजों ने ध्रुपद गायन के स्थान पर तंत्रीकारी को अपनाया। दिल्ली साम्राज्य के विघटन के बाद ग्वालियर का यह मूल घराना रामपुर, जयपुर तथा उदयपुर राज्यों में विभाजित हो गया। इस खानदान के तंत्रकारों में निर्मल शाह वीणा, जफर खां प्यारेलाल खां और वासद खां वीणा और रवाब, बहादुर सेन और रहीम सेन सितार, अल्लाह दिया और हाफिज़ अली सरोद के नाम सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में लिए जा सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध पंडित रविशंकर तथा उस्ताद अली अकबर खां साहिब इस घराने की परंपरा के ही हैं। तानसेन के वंश के अतिरिक्त अन्य वंशों में भी परंपरागत ध्रुपद गायन कुछ अंशों में प्रचलित रहा। इस दिशा में निम्न कलाकारों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, जैसे हैदर बख्श बेहराम खां जयपुर, अल्लाह बंदे खां तथा जाकिरुद्दीन खां इंदौर, चंदन चौबे मथुरा इत्यादि। पेशवा तथा सिंधिया दरबार के चिंतामणि मिश्र का नाम ध्रुपद के प्रौढ़ रचनाकारों में लिया जाता है। उनकी परंपरा में नारायण शास्त्री, वामन बुआ देश पांडे ग्वालियर इत्यादि के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। इस प्रकार आज हमने ध्रुपद गायन शैली और उसकी गायन शैली की परंपरा और उसके घरानों का, इन सभी का कलाकारों का आपको वर्णन बताया। आप इस PDF को पढ़ें बार बार और इस वीडियो को सुने तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट सेशन में एक और गायन शैली लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।